हेलो। ओके। हेलो। स्वागत है आप सबका आज 20 फरवरी 2020 की शाम। तो काफ़ी अभी तक नोटिस नहीं किया था। 20/2/2002/2020 बहुत ज़्यादा 2020 हो गया। अम, शिवाजी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल शिवाजी जयंती निकली है। दो चार चीज़ें पिछले वीक के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो एक मिस्टर केन होंडा साहब हैं, उनकी एक कोर्स करना शुरुआत की है मैंने। कोर्स का नाम है मनी ईक्यू, पैसे का इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। कई सारी नई नई जानकारियाँ निकली है। नितेश जी, स्वागत है आपका। और आगे के एपिसोड्स में हम अ, पैसे से हमारा क्या रिश्ता है, कैसे बचपन से बनता है, और आगे फ्यूचर में हम पैसे को किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सब भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपसे शेयर करेंगे आज। एक ट्वीट पे खासकर ध्यान गई। रॉकी एंड मयूर का नाम सुना होगा आपने, जो कि हाईवे ऑन द प्लेट शो चलाते थे एनडीटीवी पे पहले। काफ़ी फेमस फूड ब्लॉगर्स हैं। तो अंचल, स्वागत है आपका। रॉकी मयूर हमेशा मजाकिया मिलेंगे आपको, हंसते हुए, मजाक करते हुए। आज पता चला कि मयूर जो है, मयूर शर्मा, उनको सेलिब्रिटी बनने के पहले भी डिप्रेशन का एपिसोड बहुत लंबा हुआ था, और हाल फिलहाल में भी इतनी पॉपुलैरिटी, इतने पैसे के बाद भी वो डिप्रेशन के शिकार हुए। उनमें कैसे सुइसाइडल थॉट्स आए, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है, और अभी वो गोवा में शिफ्ट हो गए हैं कि दिल्ली की तनाव वाली ज़िंदगी, प्रदूषित हवा से अपने को और परिवार को बचा सके, इसके लिए दिल्ली से गोवा चले गए रहने। तो डिप्रेशन बहुत ही रियल है। और अच्छी तरह से मैं वो जो लिंक है उनके यूट्यूब वीडियो की, जिसमें वो अपनी डिप्रेशन और स्टेज के बारे में बात करते हैं, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोग देखें उसको। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप में से किसी को भी क्रोनिकली अवसाद है, डिप्रेशन है, तो ये किसी भी ऐसी बीमारी के जैसा है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, वैसे ही होता है, और इलाज भी हैं उसके। बट इसके लिए बात करना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही तुरंत जा कर के हेल्प लेना ज़रूरी है। साथ में दोस्तों का और फैमिली का बहुत बहुत योगदान इसमें होता है कि कोई आपकी बात को बिना किसी जजमेंट के सुन सके। अदरवाइज हम जजमेंट देने में बहुत क्विक हो जाते हैं, तो थोड़ा वो ध्यान देने की चीज़ है। एक किताब पढ़ रहा हूँ आजकल मैं। किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये दुनिया के टॉप 100 किताबों में से एक मानी जाती है। फ्रैंकल विक्टर ई ने लिखा है। अब फ्रैंकल जी का क्यों उन्होंने ये लिखा है, जो आपको याद होगा, जर्मनी और जो जर्मनी में जीव्स के ऊपर में जो अत्याचार हुए थे, तो ऑस्ट्रिच नाम की एक कंसंट्रेशन कैंप थी, कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ पे लोगों को प्रताड़ित करते थे, मारने की कोशिश होती थी। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग मर गए। तो उसमें से फ्रैंकल साहब जिंदा हो निकल पाए, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी। तो मैं भी मिडवे हूँ उसमें, तो उसके बारे में भी कभी आपसे शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। एक और छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा। दुख और सुख दोनों है उसमें। हमारी फैमिली में एक आंटी जी हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग कुछ अनईजीनेस हुई, उनको एक हॉस्पिटल ले जाया गया। ईसीजी पैटर्न्स इरेगुलर दिख रहे थे, हालांकि आंटी बोल रही थी कि कुछ खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अल्टीमेटली पता चला कि उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया था, और उनको सिम्टम में खाली एक नहीं, जॉज में पेन हुआ। वी केम टू नो दैट काफ़ी सारा जो लेवल्स हैं हार्ट के, डिफरेंट पैरामीटर्स ऊपर नीचे थे, और फिर रेगुलर जो होती है एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी हुई। स्वस्थ हैं वो, सुरक्षित हैं। बट एक जो लर्निंग हमें मिली कि खासकर एल्डरली जो हैं, जो 70 क्रॉस कर गए, उनमें अर्ली मॉर्निंग कुछ अनईजीनेस, और नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल दिन के अलावा कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, और खासकर पेन या कुछ अर्ली मॉर्निंग, इट मे बी हार्ट अटैक। सो बेटर बी कॉशियस। तो हम समय पे उनको एक सही जगह पहुंचा पाए, उसके लिए गॉड का शुक्रगुजार हूँ, और वो ठीक ठाक हैं आज। आज की बात, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आप कितना लंबा जीना चाहेंगे। तो अभी दो चीजें हैं, एक लंबी जिंदगी है, और एक स्वास्थ्यप्रद लंबी जिंदगी, कि यू आर हेल्दी एंड देन यू आर लिविंग लॉन्गर। आई डोंट वांट कि हम बीमार हों और बेड पे हों और लंबी जिंदगी जिए, फिर उसमें मजा नहीं आया। तो अभी पहले हम लाइफ स्पैन की बात करते थे। व्हाट्स योर, हाय दिवांशी, लाइफ स्पैन की बात करते थे, बट नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड हेल्थ स्पैन, दैट ड्यूरिंग योर
60 ईयर्स, 80 ईयर्स, वट एवर ईयर्स यू लिव, उसमें आप हेल्दी कितने दिनों तक रहे हैं? एंड क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम अपने जो परदादा थे उनसे ज़्यादा जी सकें, अपनी परदादी हैं उनसे ज़्यादा जी सकें? आर देयर सम थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल? क्या हम उनसे ज़्यादा जी भी पाएंगे? तो आज मैं आपसे कुछ एक 6-7 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स ने जिन्होंने, और मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर 40s 50s 60s, तो ऐसा नहीं कि देयर इज न्यू साइंस which has come up or a new startup and which is promoting it. No, we are talking about people who are very very senior and serious about the things. तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर स्टीवन गंडरी की, जो कि एक एमडी हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के। और उन्होंने किताब भी लिखी, द लॉन्जेविटी पैराडॉक्स, कि हम लंबी आयु तक जिएं और प्रोडक्टिव ना रहें तो एक तरह से सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव ना रहें तो बोझ होता है, और अगर आप भले ही आप 70 में हो, 80 में हो और आप प्रोडक्टिव हैं तो आप सोसाइटी के एक बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर हो सकते हैं। तो डॉक्टर गंडरी साहब का बोलना है कि हमारी जो लॉन्जेविटी है, हम कितने सालों तक एक स्वस्थ रूप में रह पाएंगे, इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी माइक्रोबायोम कैसी है। मेरे पेट में माइक्रोबायोम क्या, जो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि हमारे पेट में जो रहने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ और बाकी वर्म्स हैं, वो कैसे हैं। तो हमारी जो जीन्स हैं उनका 20,000 जीन होते हैं, हमारे जीनोम मैपिंग हुई है तो ह्यूमंस हैव 20,000 जीन्स। अभी 20,000 जीन्स हैं हमारे टोटल, बट हमारे शरीर में खरबों बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ रहते हैं। तो हमारी जो टोटल जीन्स का लॉन्जेविटी पे जो असर है 8% है, और हमारी जो बैक्टीरिया वायरसेस बॉडी में रहती है उनका टोटल इफेक्ट ऑन हमारे जीने पे 92% है। तो अगर आप कंपेयर करें, देखना चाहें, तो हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे शरीर में, जो डीएनए है, उससे 260 गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल डीएनए होता है। तो डॉक्टर स्टीवन गंडरी साहब का बोलना है कि द ह्यूमन बॉडी, हम एक अपार्टमेंट है बैक्टीरिया और वायरसेस के। तो अब हम बैक्टीरिया और वायरसेस के अपार्टमेंट को कितनी अच्छी तरह से हम रखते हैं तो उनको, उनका जो घर सुरक्षित लगेगा, तो वो भी रिटर्न में अपने अपने फ्लैट को ठीक रखेंगे। तो इट्स अ, क्या बोले, एक क्रॉस कनेक्टेड है कि हम अपने बैक्टीरिया वायरसेस का कितना ख्याल रखते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं, उतना ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी। एक और चीज बताते हैं, एडिथ मोरे, जिन्होंने 105 साल की आयु में भी स्वस्थ थे, बिना बीमारियों से थे, तो उनकी जो माइक्रोबायोम है, उनके जो पेट में रहने वाले बैक्टीरिया वायरसेस हैं, और एक 30 साल का हेल्दी इंसान जो जिसको भी कोई बीमारी नहीं है, तो इंसिडेंटली दोनों का माइक्रोबायोम बिल्कुल सेम सेम पाए गए हैं। तो एक ही क्वालिटी की माइक्रोबायोम, चाहे आप 105 साल के स्वस्थ इंसान हो या कि 30 साल के स्वस्थ इंसान, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो एक यूथफुल माइक्रोबायोम का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी माइक्रोबायोम यूथफुल नहीं है तो ज्यादा उम्र तक जी पाना, स्वस्थ रह के, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? हम अक्सर बात करते रहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू माइक्रोबायोम एंड, तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड की बात करते हैं। कुछ चीज़ों का आपको याद दिलाना चाहूँगा एक बार, कि खाने में आपके फाइबरस वेजिटेबल्स होने चाहिए, कि आपके खाने में जो फाइबर, जो हमारी बॉडी, जो जिसको हम खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो बैक्टीरिया के लिए खाना होते हैं। फ्लेक्सीड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कर्ड, दही खाना एक अच्छी सलाह है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली खाना, बाकी अलग कल्चर में अलग अलग फर्मेंटेड फूड्स आते हैं। तो अपने माइक्रोबायोम का ख्याल रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लॉन्ग टर्म तक अच्छी तरह से जीवित रहना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक थैंक यू बोलना चाहूँगा सोनी को, अदिति को, अवनी को। वाई? बिकॉज फॉर ईच एपिसोड आई काइंड ऑफ डिवोट 3 to 4 आवर्स, तो मैं इस रूम में बंद रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, इस बीच में बेचारे सब उधर बैठे रहते हैं। और आज डैड को भी थैंक बोलना चाहूँगा कि उनको अभी एक डेंटिस्ट के पास जाना था, उन्होंने बोला कि मैं चला जाता हूँ खुद से, क्योंकि तुम्हें 7:45 से फिर ये टॉक देनी है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसे इतना इम्पोर्टेंट समझा कि इस प्रोग्राम और टॉपिक को कंटिन्यू हो, इसके लिए वो खुद से डॉक्टर के पास गए हैं। सो थैंक यू सो मच पापा फॉर दैट। पॉइंट नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, अगर आपको ज़्यादा दिन जीने की इच्छा है तो टेलोमेरेज की कॉन्सेप्ट याद रखिए। टेलोमेरेज क्या है बताता हूँ आपको। आपकी टेलोमेरेज जितनी लंबी होगी, आपकी उम्र भी उतनी लंबी होगी।
डॉक्टर विलियम ली की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विलियम ली जो ऑथर हैं ईट टू बीट डिसीजेस नाम की बुक के, उनका बोलना है कि जो हमारी डीएनए होती है, हमारी जो आनुवंशिक मटेरियल है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्रोमोसोम के ऊपर में ऐसे ऐसे क्रोमोसोम ATGC, जो आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन क्रीक वाली अगर बायोलॉजी की किताब से याद करें तो जैसे हमारी जो, अगर ऊन लें आप, वुल का एक लच्छा लें, तो उसका जो कोना होता है, कहीं तो एक ऊन जो है वो खुला हुआ होगा। तो टेलोमेरेज क्या करता है, वो हमारे क्रोमोसोम के टिप के ऊपर में एक, कैसे बताऊं आपको, आपकी जो शू लेस होती है ना, शू लेस के एंड में हम कैसे प्लास्टिक की टिप लगाते हैं कि वहां से शू लेस खुल ना जाए, एग्जैक्टली द सेम इज, pardon for that drilling which is happening, प्लास्टिक टिप एट द एंड ऑफ द शूलेस जो कि प्रोटेक्ट करती है शूलेस को। तो उसी तरह से टेलोमेरेज जो है वो हमारे डीएनए को, हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करती है कि वो खुल ना जाए। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। पर डे देयर 18,000 अटैक ऑन आवर डीएनए बाय फ्री रेडिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस। 18,000 टाइम्स अटैक होते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के। वापस रिपीट करूंगा, लॉन्गर द टेलोमेरेज लॉन्गर द लाइफ, शॉर्टर टेलोमेरेज शॉर्टर द लाइफ, चाहे वो कि एक सेल की हो या कि इंसान की हो। तो हमारे कुछ खाने की चीजें हैं जिनको, जो टेलोमेरेज को प्रोटेक्ट भी करती हैं और लंबा भी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग, कॉफी। इफ यू आर अ रेगुलर कॉफी ड्रिंकर, आपके टेलोमेरेज एक तो जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे और तो लंबे भी होंगे। सेकेंड इज लेमन। लेमन इज नेचुरली फाउंड मेडिसिन विच प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम डीएनए डैमेज। तो आपकी लाइफ में दो चीजें, लॉन्जिविटी अगर आपको चाहिए तो कॉफी और नींबू दोनों का मिश्रण होना चाहिए। खासकर साथ में डॉक्टर विलियम ली एक और चीज बताते हैं कि वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो जो मेडिटेरेनियन डाइट है, जिसमें कि होल फूड खाया जाता है, होल ग्रेन्स खाया जाता है, प्राइमरली प्लांट वाली चीजें खाते हैं, हेल्दी फैट्स खाते हैं, सी फूड खाते हैं, रेड मीट बहुत कम खाते हैं, और प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल डब्बे वाला खाते ही नहीं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे जो मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लॉन्गर होती है, क्योंकि मेडिटेरियन डाइट भी जो टेलोमेरेज है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आपको और मुझे अगर अपनी टेलोमेरेज को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना है, कॉफ़ी का इस्तेमाल चालू कीजिए। ये ना केवल हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है, हमारी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी जैसे जैसे एज के साथ कम होती है उसको घटने से रोकता है, बट इट ऑल्सो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज। तो एक दूसरी सलाह जो आई, कॉफ़ी का इस्तेमाल और नींबू का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर साहब की बात करना चाहूंगा, जो कि एक किताब ही है जिसका नाम है लाइफ स्पैन, उसके ऑथर हैं, और जिनके सलाह पे मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की, और मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन मेटफॉर्मिन जो कि 20 साल से इस दुनिया में है, एक डायबिटीज़ की दवा है, बट उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। ये लॉन्जिविटी बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है आपकी, और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है, डायबिटीज़ से बचाती है। तो मैंने उसकी शुरुआत कर दी, ये आज दूसरा महीना चल रहा है। 1 ग्राम मेटफॉर्मिन हर दिन खा रहे हैं, टॉलरेट कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक्स टू डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई फिजिशियन हु रोट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट। तो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर साहब का बोलना है कि ये डीएनए जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि नाजुक चीज़ है जो टूट जाए इतनी आसानी से, फ्रजाइल नहीं है। क्यों? आप इसको बॉईल कर दें या फिर आप खाली एक फॉसिल्स देखें ना, मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों लाखों साल तक भी उनमें डीएनए बचे रहते हैं। तो अगर वो इतने साल तक रह सकता है तो क्या ये 80 और 100 साल तक हमारे शरीर में क्यों नहीं रह सकता, जो हमारी एक जीवन होनी चाहिए, राइट? अगर आप बायोलॉजी की किताब से याद करें तो ATGC, वो जो सीक्वेंस होता है, एडेनोसिन, एडेनिन, थायसिन, गुआनिन एंड साइसिन, भूल गया, ATGC बायोलॉजी की किताब याद कीजिए। तो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर साहब का बोलना है कि हमारी जो एपिजीनोम है वो हमारे जीनोम को कंट्रोल करती है। जीनोम क्या, जो 20,000 जीन्स हमारी बॉडी में है उनको कंट्रोल करती है हमारी एपिजीनोम। अभी एपिजीनोम क्या है? एपिजीनोम इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स सौरभ फॉर ज्वाइनिंग, सो फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं और दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही फैमिली में है, एक ही तरह का खाना खाते हैं, बट उनमें डिसीज की पैटर्न अलग अलग देखी जाएगी। दोनों को जेनेटिक मटेरियल भी सेम मिला है, तो उनकी सोच कैसी है उसके हिसाब से, तो जेनेटिक्स के ऊपर की जो चीज है उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। तो आप
ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके हिसाब से आपके शरीर में बीमारियाँ होंगी, और ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे जब भी हम माता के पेट में होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं, तो हर सेल में तो एक ही तरह के क्रोमोसोम है, बट ब्रेन की सेल जो डेवलप हो रही है और जो लिवर की सेल डेवलप हो रही है, तो एक ही ब्रेन में आप नहीं चाहेंगे कि लिवर के जीन एक्टिवेट हो जाएँ। तो मान लीजिए ब्रेन में जो क्रोमोसोम है और जो जीन्स हैं, तो खाली ब्रेन वाले जीन्स वहाँ एक्टिव रहेंगे, लिवर वाला बहुत टाइटली बंद रहेगा। और ये टाइटली बंद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो जो टाइट नॉच है, वो लूज़ होते जाते हैं। और इसलिए फिर आपकी जो एजिंग बढ़ती है और शरीर के जो ऑर्गन हैं, वो भी अपने काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काइंड ऑफ भूलने भी लगते हैं। तो आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में आपकी जेनेटिक मटेरियल में कितनी लूजनिंग हुई है, कितने टेलोमेरेज रिडक्शन हुई है, डॉक्टर्स आपकी एक्चुअल एज बता सकते हैं बिना आपके बताए हुए कि आपकी एज इतनी है। प्लस टू द सर्टेनिटी ऑफ अ मंथ दे कैन ऑल्सो टेल यू कि आपकी मृत्यु कब होगी। साल में नहीं, फलाने साल के फलाने महीने में होगी, इतनी सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं आपको। तो एक चीज है क्रोनोलॉजिकल एज। थैंक यू सौरभेंद्र। एटीजीसी साइटोसिन, एडेनिन थाय, आप एक बार रिपीट कर दो, मुझे अभी एटीजीसी पूरा याद नहीं आ रहा है। तो अभी जो एक क्रोनोलॉजिकल एज हुई, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो घड़ी के हिसाब से चलती है, तो मैं अभी 44 साल का हूँ, और एक हुई बायोलॉजिकल एज। तो अभी जब ये आपकी जीनोम मैपिंग होती है, डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि वैसे हैं तो आप 44 के, बट अंदर से आप 34 साल के हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आप भले 34 के हों और आपकी जो बायोलॉजिकल एज है कि आपकी शरीर ऑलरेडी 44 साल की हो चुकी है। अभी इसके पीछे काम करते हैं सर्टुइन्स नाम के प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं। अब सर्टुइन्स 4-5 अलग अलग तरह के होते हैं, 6-7 तो आपके बॉडी में नहीं रहे तो आप जिंदा ना रहेंगे। उसमें से एक SIRT6 नाम का जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी जीनोम मैपिंग में इस SIRT6 नाम का जो सर्टुइन है वो देखा जाता है, दैट मीन्स आप में आपकी जिंदगी लंबी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। हालांकि वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, लॉन्जिविटी पे केवल 20% ही आई वुड से हाथ है आपके जीन्स का। अदरवाइज आप किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, आपकी एपिजेनेटिक्स कैसी है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ये बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस फूड्स खाना चाहिए। अब स्ट्रेस फूड क्या, ऐसे प्लांट जो कि एरिड क्लाइमेट में होते हैं, जो सूखे में उगने वाले प्लांट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड वाइन को लॉन्जेविटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो ग्रेप्स यूज होते हैं वो बड़े ही एडवर्स इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, ठंडी में, शुष्क वातावरण में। तो दे हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स इनसाइड जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एक वर्ड है जैसे डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक हैं, उसमें जो वो खुद को बचाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेड से, हाइड्रेशन से खुद के अंदर में बहुत सारी पिगमेंट्स जमा करते हैं। तो बहुत चमकदार जो सब्जियां होंगी, चमकदार जो फल होंगे, वो आपके लिए अच्छे हैं। एक टर्म है जीनोहॉर्मेटिक। अब जीनो मतलब दूसरी स्पीसीज से आने वाला, हॉर्मेसिस मतलब जिस चीज से आप नहीं मारे जाते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। थिंग विच डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो द फूड विच डजंट किल यू मेक्स यू लिव लॉन्गर। तो जो प्लांट्स हैं वो भी अगर सूखे के वातावरण में बढ़े और पले हैं, खुद में बहुत ज़्यादा कलर है, तो वो स्ट्रेस्ड प्लांट है, उनको खाना चाहिए। ऑर्गेनिक स्ट्रेस्ड कि उसको पानी कम मिलता है, उसको दवाइयाँ कम मिली हैं, तो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रेस करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो उस स्ट्रेस प्लांट के अंदर में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को भी बहुत बहुत फायदा पहुंचाते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर बताते हैं कि उनके एक मित्र हैं, उन्होंने 10,000 अलग अलग चूहों के ऊपर में रिसर्च किया। अलग अलग ग्रुप के चूहों में अलग अलग पैटर्न से खाना खिलाया, ज़्यादा कम सब करके। सबसे ज़्यादा लॉन्जिविटी उन चूहों की बढ़ी जिनको दिन में केवल 2 घंटे खाने के लिए दिया जाता था। 2 घंटे का पीरियड है, उसमें जो खाना है खाओ। तो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लॉन्जिविटी बढ़ानी है, जीवन बढ़ानी है, तो खाना कम खाइए। और कम मतलब मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, संख्या की बात कर रहा हूँ कि अगर 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं, उसको कम कीजिए। 1 से 2 बार खाना काफ़ी काफ़ी शरीर के लिए ठीक ठाक है, और आप ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रह के जी भी पाएंगे। चौथी बात करना चाहूँगा नैटली जिल की। ये वर्ल्ड रिनाउंड फिटनेस आइकॉन है, बट इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 40 साल के बाद फिटनेस आइकॉन बनी। और इन्होंने किताब भी लिखी एजिंग इन रिवर्स नाम से, जो कि एक बेस्ट सेलर है।
वो बताते हैं कि आपको अपनी एजिंग रिलेटेड जो टॉक्सिक बिलीफ है उसको चेंज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो 20 साल के ही हमेशा पूरी ज़िंदगी दिखें, या कुछ लोग सोचते हैं वो हमेशा पूरी ज़िंदगी 30 साल के ही दिखने चाहिए। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं हो। ना ही नैटली बोलती हैं कि आप ये मान लें कि नहीं मैं तो ग्रेसफुली ओल्ड होऊंगा, नो, इसको भी मानने की बात नहीं है। एजिंग चाहे आप 20 में हो कि 30 में हो, मतलब 20 साल के हो, 30 साल के, 40 के हो या 50 के हो, आप अब आगे के दिनों के बारे में सोच सकते हैं कि मेरे आगे के जो दिन हैं वो पावरफुल होने वाले हैं, स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें सीखने वाला हूँ, मैं ज़्यादा ऑथेंटिक होने वाला हूँ, मैं ज़्यादा मस्ती करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नैटली बोलती है कि व्हाट आर यू टेलिंग योर ओन माइंड अबाउट एजिंग। आप अपने खुद को अपनी बढ़ती उम्र के बारे में क्या बोलते हैं, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, आप आगे करना क्या चाहते हैं, और आप किस तरह के एविडेंस लेके आते हैं कि 40 50 60 साल की उम्र खराब होती है। ये बैड प्रोग्रामिंग है कि अभी 50 का हो गया, अभी 60 का हो गया, अभी तो रिटायर होना, ये भी एक प्रोग्रामिंग है। आप देखेंगे 40 साल के आपको बूढ़े मिल जाएंगे और 60 साल के जवान भी मिल जाएंगे। जंडू का वो ऐड याद आ रहा है, 40 साल के बूढ़े के 60 साल के जवान। तो आपकी डाउट है या आप वैलिडेट करते हैं इसको कि लोग 60 साल की उम्र में भी हेल्दी रह सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, वाइब्रेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। लोग 70 की उम्र में भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अभी ज्यादा दूर क्यों जाऊं, 70 साल की उम्र मोदी जी की है, सबसे ज्यादा काम करते, बहुत बहुत एक्टिव है, काम कर रहे हैं। तो ये भी एक सोच की बात है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 20-25 साल तो वो हेल्दी बिल्कुल रहने वाले हैं। तो इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट आर यू टेलिंग योर सेल्फ अबाउट एज, और आपकी जो मेंटल मेकअप कैसी हो रही है। तो एक और चीज़ है, आप बचपन में और आपकी जो एजिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स बनती हैं कि आपके घर में लोग कितने एज तक जीवित रहे हैं। तो अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे खुद के दादाजी की याद आती है, काफ़ी बिटर से थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काइंड हार्टेड, लेकिन बिटरनेस काफ़ी थी उनके अंदर में। लुक्स लाइक इट्स फ्रोजन, ओके, ऑलराइट। तो दादाजी के आंखें खराब हो गए और ऑलमोस्ट 20 years ही वॉज बिकॉज ऑफ ग्लोकोमा ब्लाइंड ऑन बेड। बाद में स्ट्रोक भी हुआ। तो एक not happy, I would say, life I the last 20 years of it. On the other hand, उनसे बड़े भाई उनके, वो जीवन के आखिरी 1-2 सप्ताह तक वो चलते रहे, घूमते रहे, जहां उनको जो खाना था, जो पीना था, वो करते रहे। He's very active when he crossed 90s and all. So it's also about क्या किस तरह की सोच है आपकी। तो आज 70-80 साल के लोगों को मैं देखता हूँ जो मैराथन दौड़ने जाते हैं। सौरभ लिख रहे हैं एडिनिन, गुआन, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, गॉट इट। In case of DNA on RNA, uracil is there. Thank you. ATGC याद आ गई मुझे, वॉटसन क्रीक याद आया मुझे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर याद आया, और कैसे उनको सपने में वो डबल हेलिकल का ख्याल आया था। पापा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो 70-80 साल की उम्र में भी लोग मैराथन दौड़ने जाते हैं, कमाल की बात है। तो ये सोच के ऊपर है। दूसरी, आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा, जो कि आप एक ग्रुप में लोगों को दवाई दें दर्द की, और एक ग्रुप में खाली उनको दवाई जैसी नकली चीज दे दें जिसमें खाली ग्लूकोज होती है और स्टार्च होता है। 30% लोग फिर भी आपको वो नकली दवाई खा के भी बोलेंगे मेरे दर्द ठीक हो गए। तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट है जो नई चीज आई है जिसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। अब नोसिबो इफेक्ट ऐसा है कि आप चलते फिरते हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने बोला अरे बाप रे, आपको तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, आप 2 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, आप पक्का नहीं जिएंगे, क्योंकि आपकी जो होप, जो सोच थी नोसिबो, अब आपने वहां से अपने लॉजिकल दिमाग को छोड़ दिया कि हाँ अब तो हो गया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट। सो इसका ख्याल रखिए। अभी पहले देखिए, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हर साल बढ़ती जा रही है। 50 और 60 साल मेरे हिसाब से अभी ओल्ड बोलना तो बिल्कुल ही गलत है। अभी कुछ दिनों के बाद 70 और 80 भी एक बूढ़े नहीं बोले जाएंगे। मुझे किसी हद से तरफ से नहीं लगता कि मोदी जी 70 साल की उम्र बूढ़े हैं। ही इज एज फिट एज गुड एज 30 year old पर्सन। तो अगर आप हेल्थ को मेंटेन रखते हैं तो आप एक 70 साल के हेल्दी, समझदार और प्रोडक्टिव इंसान हो सकते हैं। कोई रिटायरमेंट नहीं लेने की ज़रूरत है, रिटायरमेंट से आप मेंटली रिटायर हो जाते हैं। तो 60 साल की उम्र हो गई, ठीक है, जो कंपनी में काम करते थे, जहाँ सरकार में काम कर, छोड़िए उसको, उसके बाद एक नई चीज़ सीखिए, नई शुरुआत कीजिए वापस। एक्सेप्ट क्या नहीं करना है, जो कि मैडम भी बताती हैं कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कि इस उम्र में तो होता ही है, मेरी फैमिली में बीमारी है तो मुझे होना ही है, इसको फेट मानकर
नहीं लेके चलना है आगे। पॉइंट नंबर 5, जे फेरुजिया हैं जो कि एक टॉप मोस्ट वर्ल्ड के सेलिब्रिटी कोच में उनकी गिनती होती है। वो बोलते हैं कि अपनी जो फिटनेस है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो वर्कआउट रिचुअल है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं भी अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बोलता हूँ कि हमारी आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा खुद का स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ। सेकंड कम्स फैमिली, थर्ड कम्स द जॉब, जो भी काम आप करते हो, चौथी उसके बाद आती है दुनिया। और आपने इसको इस सीक्वेंस में रखा, लाइफ काफ़ी सॉर्टेड रहेगी। तो ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज को बहुत सिंपल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, लिफ्ट वेट। आपको भारी चीज़ें उठाने की आदत होनी चाहिए। जैसे वो गैस का बाटला, सिलेंडर उठा ली, भरी हुई सूटकेस उठा ली, बच्चों को उठा लिया, किसी को मदद कर दी, कुछ हैवी चीज़ उठानी है। एक एक्सरसाइज जो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं वो है फार्मर्स वॉक। किसान, तो हमारे किसान भाई क्या पहले क्या करते थे, किसी चीज़ का बोझा हुआ, बोरा हुआ, उठा लिए, चल लिए। तो आप एक 10 किलो का, 15 किलो का डंबल उठाएं हाथ में, हाई प्रियंका, और उसको लेकर चलें, 50 यार्ड 100 यार्ड चलें, उसको घर में लेकर दौड़ जाएं। कोई भारी चीज, हाथ चेंज करते रहें बीच में। तो इसको फार्मर्स वॉक बोलते हैं। कोई 10 किलो की, 12 किलो की, 5 किलो की, 6, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप, मैं 10-10 किलो के डंबल उठा के घर में 2-4 चक्कर लगा दूं, दैट्स फार्मर, किसान की वॉक। ये करेगी क्या, आपकी जो टो है, जो अंगूठा है, जो एंकल है, उसको स्ट्रांग करेगी। साथ में आपकी नी की स्टेबिलिटी, जो नी है, हिप की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप एक और चीज़, जो 40-50s जा रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू चेक हाउ फिट यू आर, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। आप बिना किसी चीज़ का सहारा लिए नीचे बैठें और बिना सहारा लिए आप उठें। आप जितनी आसानी से उठ पाएंगे, दैट मीन्स योर फिटनेस, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन इज बेटर। अगर आप उठने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, मतलब आपकी फिटनेस, एजिलिटी में कमी आ रही है। ट्राई करके देखिएगा। हालांकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जो कि आपको उठने में मदद करें, आप गिर ना जाएं, उसका ख्याल रखें। एक खास तरह की मसल होती है जिसको क्यूएल मसल्स बोलते हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम। अभी ये एक बहुत ही मेजर कॉज है बैक पेन होने का। क्यों मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल हैं जो कि एक लीडिंग स्पाइन एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। उनका बोलना है कि अगर आप फार्मर्स वॉक करते हैं तो आपकी जो क्यूएल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और अल्टीमेटली आप बैक पेन से खुद को बचा पाएंगे। है ना आसान चीज। तो किसान का जो वॉक है, किसान जैसे चलते हैं भारी चीज उठा के, हम और आपको भी वो शुरुआत करनी है। मैं कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए करने की। उसको ड्रैग करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप मिल्खा मूवी याद कीजिए कि वो ट्रैक्टर की टायर को रस्सी से लेकर के भागते हैं। तो पहले जब भी हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो पत्थर उठा के घर बनाना है, लकड़ी लेके जाना है, आपने शिकार ही कर लिया तो एक 25-50 किलो की चीज आपको खींच करके लेकर आना है। तो ड्रैग करना भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे आप ये भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज को बहुत सिंपल रखना चाहिए। आप पुशअप कर लें, आप स्क्वाट कर लें, जो चुके मुके बैठना और उठना होता है, उठक बैठक जिसको बोलते थे, कान पकड़ के नहीं, ऐसे हाथ सीधा करके वॉकिंग कर लें, फार्मर्स वॉक कर लें। और एक चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जिसको मैं स्टीव वेदरफोर्ड से सीखा था, कि वेरी स्लो ट्रेनिंग। तो अगर आप मान लीजिए आपने 10-10 किलो के 2 डंबल उठाए और आप ऐसे नॉर्मली 50 बार कर सकते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आप ना एक डंबल को नीचे ले जाएं और उसको ऊपर लाएं, बट ये करने में आपको केवल 15 सेकंड देना है। करके देखिए। या फिर आप पुशअप करते हैं तो आप पुशअप कुछ 1 सेकंड के अंदर नीचे और ऊपर हो जाता है। आप नीचे जाने में 5 सेकंड लगाइए और ऊपर आने में 5 सेकंड लगाइए। आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही एक्सरसाइज जो आप रेगुलरली 20 बार करते हैं, उसका बहुत स्लो, वेरी वेरी स्लोली 3 बार 4 बार करें, आप उतनी ही थकेंगे, आपकी बॉडी को उतनी ही हॉर्मेसिस होगी जितनी आप आधे घंटे की एक्सरसाइज में करते हैं। तो कीप इट सिंपल। अभी रिटायरमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। ऑटो वॉन बिस्मार्क 1880 में जर्मनी के चांसलर या राजा, या जो वहाँ के थे, उन्होंने एक रिटायरमेंट की एज फिक्स की थी कि 65 साल के बाद आदमी को रिटायर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय लोग 65 साल के बाद केवल 18 महीने जीते थे, 1.5 साल और जीते थे। तो वहाँ के जो शासक थे उनका सोच था कि एटलीस्ट आदमी जिंदगी के आखिरी 1 साल आराम कर ले। अभी 65 के बाद लोग 24 साल और जीते हैं उन्होंने एवरेज, फिर भी रिटायरमेंट की एज 65 ही सेट है। तो ये भी एक प्राइमिंग है, एक मेंटल कंडीशनिंग है
अभी फॉर एग्जाम्पल अब कई हॉस्पिटल्स में आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि कोई भी 65 साल के ऊपर के जो इंसान आते दिखें तो उनको सपोर्ट देने के लिए कोई नर्स या कोई लड़का दौड़ के जाना चाहिए। अब जरूरी है कि हर आदमी जो 65 साल का हो उसको एक व्हील चेयर में डाल के ऐसे ले जाना। तो ये भी एक तरह की प्राइमिंग है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। और हमारी जनरेशन में तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत 99 से की थी। एक प्लेयर है जिन्होंने 1998 से प्रो टेनिस खेलना चालू किया, 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। रॉजर फेडरर, 39 ईयर्स ऑफ एज। उनके पहले 39 एज में कोई भी ग्रैंड स्लैम जीतने वाला अभी भी नहीं खेल रहा है, अभी भी वर्ल्ड नंबर 5 पे है वो। उनके जो बहुत ही कॉम्पिटिटर है जिन्होंने उन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, वो राफेल नडाल। हिज एज इज 34, तो रिलेटिवली यंगर है। बट पहले तो लोग 30 साल की उम्र तक में टेनिस, वर्ल्ड टेनिस में चैंपियन होना भूल जाइए। तो एक चीज याद रखने की बात है कि मूवमेंट, एक्शन जिंदगी है, और ये एजिंग को, ये उम्र बढ़ने को स्लो करती है। आखिर में एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, स्ट्रेस। आप तनाव को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप तनाव को अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अच्छा है, थोड़े समय के लिए चिंता होना वाजिब है, उससे हमें जिंदगी के मुसीबतों से लड़ने का, भागने का मौका मिलता है। इसको हॉर्मेटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं कि आपको तनाव की स्थिति, एक्सरसाइज भी एक तरह का तनाव ही पैदा करना हो कि जिसमें आपकी शरीर वापस आपको उससे और भी स्ट्रांग बनाती है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। वापस रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, स्ट्रेस क्या होती है, फाइट और फ्लाइट। या तो आप लड़ेंगे, रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इपिनेफ्रिन है, मतलब, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होती है। अब कॉर्टिसोल क्या करती है, कॉर्टिसोल हमारे मसल्स को ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन हो, उसमें से प्रोटीन निकले, फिर उससे ग्लूकोज बने। क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में क्या हो रहा है, बॉडी की ग्लूकोज डिप्लीट हो रही है, तो वो चाहते हैं कि ब्रेन को लगातार ग्लूकोज मिलती रहे, बॉडी को ग्लूकोज मिलती रहे, तो आपके मसल्स को ही वीक करती है। तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहने वाले हैं तो आपकी बॉडी में मसल ब्रेक डाउन होते रहेंगे। अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके जीवन को इतना खतरा बॉडी को लग रहा है कि वो बाकी जो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट का काम है, जो बचाने का काम है, वो आपकी इम्यूनिटी को रोक देता है। बोला अभी इस इंसान को तो पहले अभी 2 घंटा संभालने की जरूरत है, वो 2 साल 4 साल की इम्यूनिटी कौन देखे। तो आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ठप पड़ जाती है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचना कम हो जाता है। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नए नए सेल अंदर में बन रहे थे, रिपेयर हो रहे थे, वो बंद हो जाती है। और तो उसको भी रोक देते, बोले ये यहाँ हम कैल्शियम दे कि उससे अच्छा नर्व फाइबर के बीच में देंगे जहां पे इंसान अभी फटाफट काम कर पाए। तो अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है आपको तो आप तो उससे निकल गए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो आपकी इम्यून सिस्टम इंपैक्ट हो रही है, आपकी डाइजेशन इंपैक्ट हो रही है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपैक्ट हो रही है। तो आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करना है, उसके अलग अलग तरीके हैं। ओकेजनल स्ट्रेस गुड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इक्वल टू क्विक एजिंग। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बड़ी चिंता की हालत में एक सप्ताह में, एक महीने में इतने बूढ़े हो जाते हैं कि आप सडनली देखें, अरे क्या हो गया इसको। एंड लास्टली, आज की टॉपिक खत्म करें उसके अंत में, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना है, आपकी लाइफ में किसी चीज के लिए पैशन होना चाहिए, एक लव। आते हैं कि उनका एक पेशेंट जो जिसकी अच्छी जॉब थी, लंदन में रहते थे, अच्छी फैमिली, सब कुछ ठीक, बट सडनली उनकी हेल्थ गिरने लगी। तो उनकी पत्नी जब भी उन्हें डॉक्टर रंगन के पास लेके आई, तो पूरे डायग्नोसिस में उन्होंने देखा कि इस इंसान के शरीर में तो फिजिकली ही इज ओके, बट ही डजंट हैव एनीथिंग लाइक, वही बोरिंग जॉब, वही फैमिली, ऐसा करके। तो उससे डॉक्टर ने पूछा कि आप बचपन में आप क्या करते थे जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता था। तो उसने बोला मैं ट्रेन सेट्स इकट्ठा करता था। तो उन्होंने बोला अभी वापस शुरू करो। बोला क्या बात करते हो, तो बच्चों का काम। बोला आप करो तो सही, आपको इंटरेस्ट है। भाई साहब, उन्होंने डॉक्टर की बात मानी और ही स्टार्टेड अगेन हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ट्रेन सेट्स। विद इन 10-15 days
उनकी ओवरऑल एटीट्यूड, काम, घर में बातचीत, वार्तालाप सब में इतना परिवर्तन आया कि वो वापस आए नहीं डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए। डॉक्टर रंगन, उनकी पत्नी ऐसे ही कहीं टकरा गई, ने पूछा वो कैसे हैं, एक बार आए थे दिखाने, और उसके बाद बोले मत पूछे, वो तो बिल्कुल चमत्कार हो गया, उसकी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है, उसमें एक्साइटमेंट आ गई है, और वो ट्रेन से बहुत खेलता है, काम भी करता है, घर में भी बहुत। तो देखिए, उनकी जो पैशन थी, उनका जो लव था, वो दबा के रखी थी। तो आप अगर लॉन्ग टर्म जीना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई लव, पैशन, एक मीनिंग नहीं है कि जीना क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिन क्यों जीना, तो जैसे पहले बोला ना, आपके 40 साल की उम्र में भी आप थके हारे एक इंसान, बूढ़े जैसे लग सकते हैं, और 60 साल की उम्र में भी, और मोदी की बात वापस करता हूँ, मोदी जी अभी 70 साल की उम्र में भी बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, पावरफुल लगते हैं। तो ये थी मेरी कंपाइलेशन, हेल्थ स्पैन क्या है और लंबे समय तक जीने के लिए क्या क्या आश्चर्यजनक सीक्रेट्स हैं, जिसको हम और आप अपनी लाइफ में लेकर आए तो अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। कल की टॉपिक कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, और ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर में विचार कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अभी लाइव ज्वाइन करने के लिए, बाद में यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, और पॉडकास्ट सुनने के लिए। मैं लिंक शेयर करता रहूँगा। कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।